Good morning, dear students. Today we will do history, chapter number 7, weavers, iron smelter, and factory owners. Now, in this chapter, we covered the topics, or we are going to discuss what are the conditions of the Indian traders or the occupations at the time of the British rule. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब हमारे देश में ब्रिटिश रूल था तो उस समय हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ के बिजनेस, ट्रेड और ऑक्यूपेशन की क्या कंडीशन थी. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी came to the India to trade the Indian goods. Slowly it occupied our nation and the pattern trade changes over the decades. The British East India Company established the British rule in India. So as we know that, or in the previous chapter I had already explained you that the Britishers entered the India or came to India as a traders and they established their ईस्ट इंडिया कंपनी हियर. तो जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले चैप्टर में समझाया, जो हमारे भारत देश में हैं, जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ थे, वो एक बिजनेस करने के पर्पज़ से हमारे देश में आए थे और यहाँ आकर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की. लेकिन यहाँ के पॉलिटिकल और उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने यहाँ खुद एक राजा की तरह या रूलर की तरह शासन करना शुरू कर दिया था. इन द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वॉज बाइंग द गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग देम टू द इंग्लैंड एंड यूरोप. इट मेड द ह्यूज प्रॉफिट थ्रू द ट्रेड. सो द ब्रिटिशर्स दे बाय द इंडियन गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क इन अ वेरी लो प्राइस. तो यहाँ से कॉटन, सिल्क, इस प्रकार की जो रॉ मटेरियल है उसको इंग्लैंड ले यहाँ से कम दाम में खरीदते थे, कम रेट में, और वहाँ इंग्लैंड में जाके उसको एक फिनिश गुड के रूप में अपने फैक्ट्रियों में तैयार करके बाकी यूरोपियन मार्केट में बेचते थे. इस प्रकार उन्होंने बहुत सा प्रॉफिट कमाया था. नाउ लेट्स वी कम टू द इंडियन टेक्सटाइल. ओके, नाउ इंडिया वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन textile before the British conquered Bengal. Indian textile were well known for its fine quality and the exquisite craftsmanship. तो जैसे हमको मालूम है उस समय हमारे भारत देश में जो था, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं हुई थी, तो घरों में ही क्राफ्ट्स के या टेक्सटाइल थे कॉटन्स के. तो हमारा जो भारत देश है वो एक कॉटन टेक्सटाइल का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, खासकर बंगाल, जब तक के अंग्रेजों ने उसे अपने आधीन नहीं किया. Indian textiles were well known for its fine quality and exquisite craftsmanship. They were exported Southeast Asian countries like Java, Sumatra, Pangea and the West and the Central Asia. तो भारत से बहुत से सामान हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया जाता था, जैसे जावा है, सुमात्रा है, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया को. विद द एविडेंट ऑफ द किंग English East India Company, European trading companies began buying the Indian textile for the sale in Europe. तो इसी का फ़ायदा इन्होंने अंग्रेजों ने उठाया. उन्होंने यहाँ से कम रेट पे हमारे इंडियन गुड्स को खरीदना शुरू किया और यूरोपियन मार्केट को में उन्होंने इसी गुड्स को हाई रेट में सोल किया, यानी बेचना शुरू किया. तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सा प्रॉफिट उन्होंने इस बिज़नेस में कमाया था. Now let's we come to the history of the Indian textile through the words. The fine cotton made in India were exported to the Morocco in the present day Iraq by the Arab merchant. तो जैसे हमको मालूम है कि बाहर के व्यापारी जो बिजनेस क्लास के लोग थे वो हमारे देश में आते थे, हमारे देश के लोग भी बाहर जाते थे. तो इराक से भी बहुत से अरब मर्चेंट आते थे, वो यहाँ से बहुत सी गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन, सिल्क, इस प्रकार के आइटम्स लेके जाते थे, गुड्स आइटम लेकर अपने अरब कंट्रीज़ में सोल्ड करते थे. यूरोपियन ट्रेडर परचेज दिस कॉटन एंड वर इम्प्रेस्ड बाय द फाइन क्वालिटी इज कॉल्ड मुस्लिन. तो इन्हीं में से कॉटन था मुस्लिन, MUSLIN. तो ये एक प्रकार का फाइन कॉटन होता है जिसे ये ब्रिटिशर्स खरीदते थे और अपने टेक्सटाइल, यूरोपियन टेक्सटाइल में तैयार करते थे रेडीमेड ड्रेसेस. व्हेन द पोर्चुगीज फर्स्ट केम टू द इंडिया इन द सर्च ऑफ द स्पाइसेस, दे लैंडेड इन द कालीकट ऑन द केरला कोस्ट इन द साउथ वेस्ट इंडिया. द कॉटन टेक्सटाइल विच दे took back to Europe along with this species came to be called Calio. तो देखिए, तो जो पोर्चुगीज़, तो सबसे पहले जो यूरोपियन कंट्रीज से हमारे देश में जो विदेशी आए थे वो थे पोर्चुगीज़, वास्को डिगामा. तो वो कालीकट में लैंडेड किए केरला के, और उन्होंने यहाँ के स्पाइसेस मतलब मसाले और कॉटन्स को अपने यूरोपियन मार्केट में लेके गए थे.
अब हम डिस्कस करते हैं इंडियन टेक्सटाइल इन द यूरोपियन मार्केट। तो भारत के जो टेक्सटाइल मार्केट का उस समय क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी यूरोपियन मार्केट में। इंडियन टेक्सटाइल बिकेम वेरी पॉपुलर इन द मैनी यूरोपियन कंट्री। दिस मेड वूल एंड सिल्क मेकर्स इन इंग्लैंड एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ द इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। तो देखिए इसका क्या फ़ायदा हुआ। देखिए हमारे जो इंडियन गुड्स थे या जो टेक्सटाइल थे उस समय एक उन्नत किस्म के कॉटन से बनाया जाता था, उसकी डिमांड हर जगह थी। तो इससे क्या थोड़ा थोड़ा जो यूरोपियन मार्केट्स थे वो वहाँ के गुड्स कम होने लगे और इंडियन गुड्स ज़्यादा बिकने लगे। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के जो ट्रेडर्स थे अपने मार्केट को बचाने के लिए इंडियन से जो कॉटन या टेक्सटाइल गुड्स थे वो खरीदना धीरे धीरे कम कर दिए थे। इसका एक रीज़न था क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स में वे अपने गुड्स को पहले सोल्ड करना चाहती थी। In 1720 the British government banned the law was called the Cali Act. Okay, in 1720 the British government banned the use of the printed cotton textile in England. The law was called the Callio Act. तो देखिए कैलियो एक्ट, वो कैलिकट से नाम पड़ा। तो इसमें देखिए इसमें एक प्रिंटेड कॉटन जो उस समय हाईली डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में, जो हमारे भारत से यूरोपियन मार्केट में सोल्ड किया जाता था या भेजा जाता था, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया था। इसके पीछे भी रीज़न मैंने आपको बताया क्योंकि वहाँ के जो मार्केट थे धीरे धीरे वहाँ के जो लोकल मार्केट थे उनको घाटा हो रहा था, लॉस हो रहा था। क्यों? इंडियन टेक्सटाइल के कारण। द लॉ वाज कॉल्ड द कैलियो एक्ट। एट दिस टाइम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड। और इसी बीच में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। ठीक है, धीरे धीरे वहाँ इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू की। इसी को कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। Now, the spinning jenny is a multi-spool spinning wheel. The device dramatically reduced the amount of work needed to produce the yarn. The single worker was able to work the 8 or more spools. In 1786, invention of the steam engine by the Richard Arkwright रिवलाइज द कॉटन टेक्सटाइल। तो पहले देखिए जो सबसे पहले था स्पिनिंग व्हील का आविष्कार हुआ, जिसमें आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसके द्वारा क्या होता था, उसके जो स्पिनिंग व्हील था इसमें जो वर्कर्स थे वो कम लगते थे। एक ही आदमी जो है ये मान के चले 8 लोगों का काम कर सकता था। स्पिनिंग व्हील का आपने क्लासिक्स के हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, मिडिवल पीरियड के समय के इसमें। फिर उसके बाद 1786 को स्टीम इंजन का उसमें आविष्कार हुआ, स्टीम इंजन में, जिसमें टेक्सटाइल मार्केट को या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक बूम मिला, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सपोर्ट मिला। ये चीज़ें थी कि वो अब इंडस्ट्री में तैयार होने लगी, जिसमें कॉटन से यार्न बनाने मतलब धागे बनाने के लिए बहुत कम समय लगता था और जिससे कपड़ों का जल्द से जल्द डिमांड पूरा हो जाता था। Workright achievement was the combined power machinery, semi-skilled labor and the new raw material to create the mass। अब देखिए इसमें जो था कुछ जो इसके स्टीम इंजन थी, इसमें तो स्टीम जो भाप से चलने वाले इंजन थे उसमें थोड़ा लेबर वर्क कम हो गया था। द क्लॉथ कुड बी नाउ बी मूव चीपली एंड इमेज द क्वांटिटीज। अब देखिए इस स्टीम इंजन के आविष्कार से क्या हुआ कि जो लोगों का जो लेबर वर्क लगना था वो कम हो गया। अब एक आदमी 10 लोगों का काम कर सकता था और कम समय में ज़्यादा मात्रा में कॉटन से धागे बनाने का काम संभव हो पाया। ओके, हाउएवर द इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यू टू बी डोमिनेट द वर्ल्ड ट्रेड स्टिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। लेकिन फिर भी जो हमारा भारत देश है 18th सेंचुरी तक के अपने फाइन कॉटन, फैब्रिक या टेक्सटाइल वर्क के कारण यूरोपियन मार्केट को टक्कर या हम ये कह सकते हैं उसको डोमिनेट करता रहा। नाउ लेट्स वी कम टू द इंडियन वीवर्स। वीवर्स स्पेशलाइज्ड इन वीविंग। इंडियंस वीवर्स मतलब कि हमारे यहाँ देखिए उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, तो घर ही पे ही जो है वो कॉटन से फैब्रिक बनाने का काम या धागे निकालने का काम किया जाता था। दे पास्ड देयर स्किल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो ये देखिए हमारे यहाँ जो टेक्सटाइल था वो वन जनरेशन से अनदर, जिसको हम ये बोल सकते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास कर दी जाती थी। सम ऑफ द वेवर्स कम्युनिटी इन इंडिया वर द टांटी वेवर्स ऑफ द बंगाल। इन्हीं में से कुछ वेवर्स थे जो घरों में ही कपड़े बनाने का या कॉटन से धागे बनाने का काम करते थे। उनमें से टांटी TANTI वेवर्स ऑफ बंगाल,
द जुलाहा और द मोमिन वेवर्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया के जुलाहा, ठीक है। सेल एंड की कैलिकोर आर द एडवांसेस ऑफ द साउथ इंडिया। नाउ द आर्ट ऑफ वीविंग, तो देखिए इसमें कुछ प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कपड़े बनाए जाते हैं। पहला आता है द कॉटन वॉज फर्स्ट स्पन इनटू आयरन। एक फाइन क्वालिटी कॉटन को पहले धागों में स्पन किया जाता है जिसे हम यार्न कहते हैं। दिस वॉज कॉल्ड स्पिनिंग एंड वॉज डन बाय द वुमेन। तो इसका जो ये काम यार्न, कॉटन से यार्न बनाने का काम जो है इसको स्पिनिंग कहा जाता था। ये अधिकतर महिलाओं के द्वारा किया जाता था। द चरखा एंड द टकली वर हाउस होल्ड स्पिनिंग। तो देखिए चरखा का प्रयोग किया जाता था इसके लिए, ठीक है, स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट। द थ्रेड वॉज स्पन ऑन द चरखा एंड रोल्ड ऑन द टकली। तो देखिए जो धागे बनाए जाते थे उसको फिर एक स्पून किया जाता था या उसको एक जगह में रोल्ड करके रखा जाता था, चरखा। व्हेन द स्पिनिंग वाज ओवर द थ्रेड वाज ओवन इनटू द क्लॉथ बाय द वेवर्स। वीविंग वाज द मोस्टली डन बाय द मेन। अब देखिए जब बहुत से कॉटन से जब धागे बनाने का कार्य संपूर्ण हो जाता था, जो वुमेन्स के द्वारा किया जाता था, तो उसके फिर उन धागों से वीविंग करके, वीविंग मेथड के द्वारा कपड़े बनाने का काम शुरू होता था। और यह किया जाता था अधिकतर मेंस के द्वारा। ओके, नाउ द अदर टॉपिक विल बी कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट क्लास।